Hello guys, welcome to Econ Academy YouTube channel. This will be an introductory lecture. जैसा कि सबको पता है कि कुछ लोगों ने हेस्ट में फॉर्म भर दिया था सितंबर 2020 के लिए एंड दे वर आल्सो एवरीवन वाज नॉट श्योर, एवरीवन वाज गेसिंग आउट कि नवंबर या दिसंबर में होगा एंड अकॉर्डिंगली सबको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाए. Apart from that, there were also some kids who have been preparing day and night. उन्होंने बहुत मेहनत करी है एंड उसके बाद भी जो करंट एग्जामिनेशन पैटर्न हैज चेंज्ड, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में एक स्लो डाउन आया है. डेफिनेटली एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं बट उनका फॉर्म दूसरा था. तो इसके लिए हमारा एक ओवरव्यू एंड ओवरऑल एनालिसिस देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर हम अपने जेआरएफ को टारगेट करें 2021 के लिए. लर्नर्स में से पूछ भी रहे थे जिनको मैं पर्सनली चाहती हूँ. उन्होंने हमसे ये भी पूछा है कि मैम अब एग्ज़ाम कब होगा, डू यू हैव एनी आइडिया. तो आइडिया तो इस टाइम किसी के पास भी नहीं है कि अभी दिसंबर में एग्जाम होगा कि नहीं, बिकॉज पेपर को भी देख के एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी सी आ गई है विद कोरोना अराउंड एंड एवरीथिंग. बट अगर प्रिडिक्ट करना ही है तो अगर दिसंबर में तो फिलहाल नहीं होगा एग्जाम, क्योंकि 3 से 4 मंथ्स का आफ्टर फिलिंग द फॉर्म वो एक टाइम स्लैब रखते हैं. जैसे उसमें वो एडमिट कार्ड 1 मंथ पहले निकालते हैं. एडमिट कार्ड के 1 मंथ पहले वो लोग आई थिंक 1 मंथ का स्लॉट देते हैं आफ्टर नोटिफिकेशन टू फिल फॉर्म, तो 2 मंथ्स वो, और आई थिंक 3 मंथ्स का गैप रहता है बिटवीन एप्लीकेशन की बिगनिंग एंड डे ऑफ एग्जाम. तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं तो वैसा रहेगा. अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए वो कल भी नोटिफिकेशन निकालते हैं तो 4 महीने लेके चलिए, फरवरी से पहले आपका एग्जाम अभी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली हमारा टारगेट बन जाता है 2021 दिसंबर को ना लेते हुए. अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलें तो आगे बात करते हैं एग्जाम की, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एनालिसिस के ऊपर है, इसमें मैं आंसर कीज नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ. आई जस्ट डिस्कस कि किस टाइप के क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन थे, और हमें अब अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनानी है. क्योंकि हमने जो भी हमारे को टाइम मिला 1 मंथ या 2 मंथ कह लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आई थी आई थिंक 10 दिन के लिए पहले पोस्टपोन हुआ, फिर पोस्टपोन नहीं हुआ एग्जाम, 2 बार ही पोस्टपोन हुआ है आई थिंक डेट आने के बाद भी. तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो एग्जैक्टली हमारे को 1 मंथ मिल गया था प्रिपरेशन करने के लिए इस बारी. बट 1 मंथ में अगर आपने बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा है तो भी आपका सिलेबस अभी फ्रेश इन माइंड है, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा अब नहीं हुआ है तो नेक्स्ट में हमने कैसे करना है, नेक्स्ट में ऐसा हो कि हम दें और हमारा हो जाए. वी हैव टू बैक द जेआरएफ. तो उसके लिए हम सेक्शनल ब्रेकअप देख लेते हैं. सेक्शनल ब्रेकअप देखा जाए तो मैंने इसको बेसिकली टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड करा है. आरसीज थे, असर्शन रीजनिंग बहुत ज़्यादा हैवी आया है. देन क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं. क्रोनोलॉजी में वही थ्योरीज, आईटी की थ्योरीज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज को सीरियल में लगाना था. देन बुक्स के नाम जो कमेटी है, एजुकेशन पॉलिसी पे, टैक्सेस पे, उससे जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं क्रोनोलॉजी के, जो पास्ट ईयर्स में आए हैं वो डेफिनेटली पूछे गए थे. आई थिंक क्रोनोलॉजी 15 भी ज़्यादा होगा, मेरे ख्याल से 10 ही क्वेश्चंस रहे होंगे क्रोनोलॉजी के. आप कमेंट में जाकर करेक्ट भी कर सकते हैं. बट अगर ओवरऑल एक ओवरव्यू लेकर चले तो आरसी के 2 सेट्स 10 क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग के 25 से 30 लोग बोल रहे हैं क्वेश्चंस है. जब हमारे पास एक प्रॉपर आंसर की और क्वेश्चन पेपर आ जाता है लर्नर्स का, तब हम बेटर बता पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है. बट अभी के लिए हम लेके चल रहे हैं कि 25 क्वेश्चंस, तो उससे देखा जाए 25 क्वेश्चंस भी अगर मिनिमम थे तो उसकी वेटेज बन जाती है 50 से 60 मार्क्स. 50 से 60 मार्क्स इज मेजॉरिटी ऑफ योर पेपर. अगर आप पेपर 1 को हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं कम्प्लीटली, सिर्फ पेपर 2 के अगर आप मार्क्स देख के चल रहे हैं, आपके पेपर 1 में आपने टारगेट बना रखे आपके 80 आएंगे. बट अगर आप असर्शन रीजनिंग में कहीं डगमगा जाते हैं,
बिकॉज अगर आप आरसी कर रहे हैं तो उसमें आप लेके चलिए -+-2 के आसपास जितने आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन करे हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन सही हो, उनकी प्रोबेबिलिटी कम रहती है क्योंकि एक आधा ट्रिकी होता ही है। दैट्स हाउ द क्वेश्चंस आर सेट अप। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपका आंसर सही है, बट जब आंसर की आएगी तो आंसर गलत हो सकता है। तो अगर उस हिसाब से चले तो आरसी है हमारे पास, असर्शन रीजनिंग के हैं क्वेश्चंस, तो यही ओवरऑल 80 मार्क्स बना देता है। आपको आरसी की एक प्रैक्टिस की हैबिट बना लेनी है। नेट पे बहुत एम्पल ओपन सोर्सेज है। आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन की वेबसाइट पे चले जाइए, आरसी वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। कोई भी रैंडम आरसी उठा के बिल्कुल भी बेसिक नहीं, स्कूल लेवल की नहीं, बट एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल की एक आरसी उठा लीजिए। जो पैटर्न देखा गया उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हो सकता है अब क्योंकि इजी लेवल पूछ चुके हैं, नेक्स्ट में वो मॉडरेट आरसी पूछे, तो यू हैव टू बिल्ड अप आरसी का अपना लेवल कि आरसी के 10 नंबर तो हमने कहीं नहीं जाने देने, 10 नहीं तो 9 तो लाने ही है। फिर असर्शन रीजनिंग की बात आ जाती है, तो असर्शन रीजनिंग में क्या हुआ है, माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उससे भरा हुआ था। 30 क्वेश्चंस प्योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। माइक्रो के भी थे इक्का दुक्का, कुछ से 5 क्वेश्चन होंगे मैक्स टू मैक्स। गेम थ्योरी पर क्वेश्चन था, देयर वर लाइक क्वेश्चंस कि आई थिंक इंडोमेंट दी थी, कुछ निकालना था, उस टाइप के क्वेश्चंस थे। एग्जैक्ट क्वेश्चंस अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे। आई डू हैव सम क्वेश्चन जो मेरे को लर्नर्स के फीडबैक से मिले हैं, तो वो डिस्कस कर लेंगे। बट या एज सजेस्टेड टू यू अर्लियर ऑल्सो, ये चैनल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को इसके ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको थ्रू एंड थ्रू माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आईटी, मैथमेटिकल, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और इकोट्रिक्स पेपर के ओरिएंटेशन से कवर कराई जाएगी। बेसिक लेवल से नहीं, बट पेपर के ओरिएंटेशन से कवर कराई जाएगी जितना इम्पोर्टेंट है। मतलब थ्रू एंड थ्रू एक कोर्स रन करने जा रहे हैं जो कि हमारा मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली आइए, क्लासेस लीजिए। आपको डेली मंडे को 4 बजे क्लास मिल जाया करेगी यहाँ पे। मैं आपके साथ हूँ, बस आपको अब लग जाना है। अब वो 1 नंबर नहीं रह जाना चाहिए कि नहीं यार 1 नंबर रह गया, JRF नहीं मिला, वो बात आनी ही नहीं चाहिए अब हमारे पास। तो क्योंकि बहुत टाइम मिल गया है, पहले भी हमारे पास टाइम था, बट अब हमारे को जैसे न्यू पैटर्न का अवेयर है, उसके हिसाब से चलते हैं। आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, वो तो मतलब रट लीजिए, उसका कुछ नहीं कर सकते। क्रोनोलॉजी मैचिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो 10 से 15 आएंगे ही आएंगे, वो आपको प्रीवियस ईयर से मिल जाएंगे, तो वो तो है। फिर असर्शन रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको उठानी है अपनी बेसिक बुक्स। मैक्रो के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डॉन विश्वेश्वर हो गई, आपकी जितनी स्टैंडर्ड बुक्स हैं कॉलेज लेवल पे वो बुक्स उठानी है। निकोल्सन, स्नाइडर, इसको आपको कॉन्सेप्ट बेसिक्स लेवल्स पे लेके जानी है। आपको समझना है कि ओके कि एक क्वेश्चन आई थिंक ये भी था, एक कर्व दी हुई थी और ये पूछा था माइक्रो से कि असर्शन रीजनिंग का ही पार्ट था कि ये गिवन गुड है या इन्फीरियर गुड है। आई थिंक वो असर्शन रीजनिंग में ही था, इफ आई एम राइट। क्लैरिटी अभी भी नहीं है, बट हाँ, तो एक कर्व दी थी और आपको बताना था वो इन्फीरियर गुड्स की कर्व है या नॉर्मल गुड की कर्व है। तो या आपको बिल्कुल बेसिक्स में जाना पड़ेगा। आपने अगर 12th में कॉमर्स लिए, नहीं ली तो भी ये बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं 11th-12th में इकोनॉमिक्स में। आप बेसिक लेवल की इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करिए, बिल्कुल बेसिक्स में जाना ज़रूरी है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, उनकी जो कंडीशंस हैं, जो कॉज हैं, वो सब कवर करी जाएंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जितनी थ्योरीज हैं उनकी अजम्पशंस, अप्रॉक्सीमेशंस, जितनी कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, कौन से स्टेट में क्या होता है, क्या एक्सेप्शंस हैं किस प्रॉपर्टीज की,
कौन से कौन सी ग्रोथ थ्योरी में किस टेक्नोलॉजी को न्यूट्रल रखा गया है या कौन से फैक्टर को न्यूट्रल रखा गया, तो वो एवरी अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक अजम्पशन पे एक एक क्वेश्चन बन रहा है, सो यू हैव टू गिव द वेटेज टू यू हैव टू गिव योर टाइम टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये नहीं है कि ऊपर से थ्योरीज पढ़ ली, ग्रोथ की कंडीशंस पढ़ ली, सबकी हो गया, अजम्पशंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इंडियन इकोनॉमी के लिए आई थिंक इंडियन इकोनॉमी के लिए आप जितना हमारा एग्रीकल्चर है, शेयर ऑफ सर्विसेज, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज हो गया, जो रिसेंटली चेंजेस हुए हैं, कौन सी इंडस्ट्री बेटर कर रही है, एग्रीकल्चर में कौन सी इंडस्ट्री टॉप पर है, कितने टाइप ऑफ कौन सी इंडस्ट्रीज में जूट की इंडस्ट्री है, कॉटन की इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री में आप टॉप पर है। 1991 के रिफॉर्म्स, पोस्ट एग्रीकल्चर इस टाइम नहीं पूछ रहे हैं बट पूछ सकते हैं, तो अगर आपने नहीं कवर करा तो एक बार उसको भी देख लीजिए। बट इंडियन इकोनॉमी में ये देखना ज़रूरी है कि हम लोग कोर तक जाएं। अब हमारे को ऊपर से देखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे को करंट में जाने की ज़रूरत है। इंडियन इकोनॉमी में बहुत करंट पूछा गया। करंट में हम कौन सी अगर शुगर इंडस्ट्री में है तो शुगर इंडस्ट्री में वर्ल्ड पे हमारी क्या रैंक है, वो सब हमारे को पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर का काफ़ी पोर्शन आ जाता है। इंडस्ट्रीज के जो इतने भी रिफॉर्म्स हैं वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। सर्विस सेक्टर इज़ द हाईएस्ट सेक्टर, वो जीडीपी में हाईएस्ट शेयर दे रहा है। ये भी पता होना चाहिए जीडीपी में शेयर कितना है इंडिविजुअली तीनों का। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते जाएंगे। ये है कि करंट में इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा फोकस करना है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में असम्पशंस, थ्योरीज, उसकी एक एक नुक्स एंड क्रुक्स में जाना ज़रूरी है। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस पास्ट ईयर से हैं, मैच द फॉलोइंग पास्ट ईयर से हैं। अब हम एक क्या करेंगे, क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग की भी सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं साथ साथ। 4 बजे अगर आपका एक रेगुलर लेक्चर हो रहा है तो क्रोनोलॉजी का एक लेक्चर मॉर्निंग में आ जाया करेगा। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, वो लेक्चर देखिए, नोटबुक पे पेन एंड पेंसिल लेके क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस नोट डाउन करिए। मैं सारे प्रीवियस ईयर कवर कराती जाऊंगी राइट फ्रॉम 2020 का पेपर जब भी आता है तब 2020 का ऐड हो जाएगा। 2019 की वीडियोस हैं मेरे पास, वो मैं अपलोड करना स्टार्ट कर देती हूँ मंडे से, तो वो आपका काम एक हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड इकोट्रिक्स में कुछ नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी से बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इट वाज वेरी इजी। इकोनोमेट्रिक्स में ट्रीटमेंट्स की कौन सी क्वेश्चन कौन सा मॉडल में क्या आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज होंगे, क्या ट्रीटमेंट रहेगा पर्टिकुलर, आपका पर्टिकुलर क्या ट्रीटमेंट रहेगा कि अगर OLS नहीं लग रहा है, डमी वेरिएबल्स कहाँ यूज होंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं OLS लगाने की अगर सिस्टम बायस्ड है, अगर हल्का सा भी अगर CLRM नहीं फॉलो कर रहा तो OLS लगाएंगे तो क्या क्या बायसनेस आ सकती है, मल्टीकोलिनियरिटी, हेटेरोस्केडास्टिसिटी, ऑटोकोरिलेशन, इनकी डेफिनेशंस, आई एम सॉरी, इन तीनों की डेफिनेशंस, इनके क्या ट्रीटमेंट्स हैं, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डोंट मिस आउट दैट, उसको अच्छे से रिवाइज करिए। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आई थिंक वो ही प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स आए हैं, वेरी इजी, वेरी सिंपल टू डू, न्यूमेरिकल्स एग्जैक्टली सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड कॉपी, नंबर्स भी नहीं चेंज हो रहे हैं, तो यू शुड नॉट स्किप एनी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का लेक्चर जो हम मंडे से स्टार्ट करें। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, फिर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो एंड मैक्रो, उस ऑर्डर में हम चलेंगे। आई थिंक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हमारा 10 दिन में कवर हो जाना चाहिए अगर हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखते हैं कैसे होता है, बट या वैसे ही हिसाब रहेगा। फिनेंशियल इकोनॉमिक्स से आई थिंक 2 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। जनरल अवेयरनेस थी, करंट नहीं थी। ये क्वेश्चंस उस टाइप के थे जैसे RBI के पेपर में आते हैं, अगर आप में से कोई ग्रेड बी के एग्जाम दे रहा है तो उसको पता होगा। RBI में ऐसे जनरली सेक्शंस पूछे जाते हैं। अगर आप RBI में असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं ग्रेड बी फेज 2 के जो पेपर होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक बार ही सेक्शंस देख लीजिए, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो ऑनेस्टली आरसी, असर्शन रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स डीप में कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए, क्रोनोलॉजी कर लीजिए, मैथ्स हो जाएगी, स्टैट्स हो जाएगी। आपको अगर आपका 98% ऑफ पेपर हो जाता है तो आपको 2% ऑफ पेपर की क्या पड़ी है। 2% से आई नो कि बहुत ज्यादा मेक एंड ब्रेक हो सकता है, बट 2% पे आप तब जाइए जब आपका 98% कवर हो जाए। तो ऑर्डर में चलते हैं। आरसी के लिए क्या करेंगे, आरसी के लिए बस एक ऑनलाइन एक सोर्स उठा लीजिए। देयर आर मैनी प्लेंटी सोर्सेज जो ऑनलाइन फ्री ओपन सोर्स देयर आर आरसीज अवेलेबल। आरसीज उठा लीजिए और आरसीज करिए। असर्शन रीजनिंग की हम भी प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट ईयर्स के सारे असर्शन रीजनिंग अब हमें करने हैं, वी कांट मिस दिस आउट। क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग के सारे पास्ट ईयर्स हमारे को ऑन द टिप्स होने चाहिए। असर्शन रीजनिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार उनको रिवाइज करना ज़रूरी है। और आई थिंक मैं अपने लेक्चर्स में बेटर कवर कर पाऊंगी कि कहाँ से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनेगा। ये बहुत बड़ा एज दे देगा अगर हम अपने सिलेबस को असर्शन रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्योंकि एक तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और दूसरा हमारे 60 मेजॉरिटी ऑफ द पेपर अगर हम देखा जाए, अब अगर ये पैटर्न रहा तो उसके बेसिस पे रहेगा। बाकी पास्ट ईयर्स तो हमने करे हैं, सिलेबस हमने करा है, एवरीथिंग। अगर वो इस टाइप का पैटर्न लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक ये पैटर्न आगे भी फॉलो होगा, क्योंकि आरसी लाए तो they stuck to RC and they added another RC. They are trying to move from a handwritten paper pen exam to an online higher level exam. तो अब नेट उतना ईजी नहीं रहा है, सो वी हैव टू हैव एन एनालिटिकल बेंड ऑफ माइंड। बाकी कॉन्सेप्ट बेस इज 65% ऑफ द पेपर, 15% PYQs मिलेंगे। करंट एंड स्टैटिक इज 10%। तो करंट एंड स्टैटिक हम सब कुछ नहीं कवर कर सकते, बट जितना इम्पोर्टेंट है, सेंसस हो गया, NFHS हो गया, बजट हो गया, और इंटरिम बजट, पॉलिसीज भी सारी नहीं करनी है, एजुकेशन, हेल्थ, फिनेंस की पॉलिसीज वो सब देखनी है। आरबीआई की बुलेटिन एक बार देख लेंगे, क्योंकि आरबीआई के जितनी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह अगर उन्होंने कुछ निकाले तो वो देखनी जरूरी है। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे निकालता है, फाइनेंस कमीशन कैसे करता है, तो वो सब स्टैटिक है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का है, वो भी हम कवर कर लेंगे। या सो कॉन्सेप्ट प्लस ये हो जाएगा स्टैटिक एंड करंट। स्टैटिक एंड करंट में हम ओवरऑल कंप्लीटली नहीं कर सकते, बट कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमारे को 100% देना है। अगर वो दे लेते हैं तो हमारा 80% पेपर हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। करंट एंड स्टैटिक कितना भी कर लो तो इनफ नहीं है, वो तो सबको पता है। उसके बाद देख लेते हैं, आगे है असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, वो देख लेते हैं। डबल फार्मर्स इनकम बाय विच ईयर, तो ये है। अगर ये देखा जाए तो एक ऐसा क्वेश्चन था कि कोई पॉलिसी है, उसमें फार्मर्स की इनकम डबल किस ईयर तक करने का टारगेट दिया है, तो टारगेट ईयर इज 2022। फिर मैचिंग के क्वेश्चन थे। कंजम्पशन हाइपोथेसिस इज द फेवरेट क्वेश्चन, हर बार पूछती है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया था, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस किसने दिया था, तो वो करना आना ही चाहिए। मैच द फॉलोइंग तो ये है कि आपको रटने ही रटने पड़ेंगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आपने एक भी याद किया है ऑर्डर तो आपको हो जाएगा। 2-3 बारी प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी आसान है। मैच द फॉलोइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 5 क्वेश्चन लगा लीजिए मैच द फॉलोइंग के, 5 क्वेश्चन लगा लीजिए क्रोनोलॉजी के। क्रोनोलॉजी के डेली क्वेश्चन लगाने हैं पास्ट ईयर से उठा। इस साल शायद क्रोनोलॉजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बट जो मेरे पास लर्नर्स के थ्रू आया है वो है कि ग्रोथ किसने दी थी, ग्रोथ थ्योरी से था। ये सारे ऑर्डर में लगाने थे, शुम्पेटर, हैराडोमर, सोलो, रोस्टो। फिर उसके बाद देख लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स है हमारे सामने। एक नेशनल इनकम से न्यूमेरिकल था, कॉब डगलस से था। कॉब डगलस से आई थिंक एमपीके या एमपीएल निकालना था, और हाँ कॉब डगलस असर्शन रीजनिंग में भी दे रखा था, तो या जैसा मेरे को फीडबैक मिला है। बाकी
डेटा से क्वेश्चन थे, जीडीपी शेयर पूछा था सर्विसेज का, सेंसस 2011 से क्वेश्चन थे। सेंसस देखो याद करना बहुत ज़रूरी है, कौन सी स्टेट में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कौन सा लीस्ट पॉपुलेटेड है, कौन सा मोस्ट पॉपुलेटेड है, कौन सा हाईएस्ट, कौन सा स्टेट का हाईएस्ट फीमेल रेशियो है, इनफैंट मॉर्टेलिटी रेट, एवरेज, वो सब एक बारी एक लेक्चर में हम थ्रू एंड थ्रू सेंसस कवर कर लेंगे। एनएफएचएस के बारे में शायद कुछ नहीं पूछा है, बट पूरा पेपर हाथ आते ही पता चलेगा। फिर 14th फाइनेंस कमीशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी हैं। आई थिंक 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में ये पूछा था कि चेयरमैन कौन थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है कि 14 सब लोग सोच रहे थे 15th फाइनेंस कमीशन आएगी, क्योंकि 15 के बारे में करंट में बात चल रही, बट 14 पूछ, तो हमारे को रिस्क नहीं लेना, हम 14 एंड 15 दोनों करके जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर फंक्शंस ऑफ आई एम पूछे थे, काफ़ी स्टैटिक है, काफ़ी बेसिक है, ये तो मतलब सबको पता ही होना चाहिए। व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी पूछा था। एक बात है, अगर आप एक नेट लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ये है कि अपने बेसिक्स तो क्लियर करने ही हैं। तो ये सारी बेसिक डेफिनेशंस एक बारी जस्ट डेली ब्राउज करने से ही आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता, आप इकोनॉमिक्स से नहीं है, अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। बाकी देख लेते हैं। देन नेशनल इनकम आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू व्हाट। नेशनल इनकम आइडेंटिटी का फॉर्मूला पूछा हुआ था, आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन। फिर विच इक्वेशन विल बी सॉल्व बाय लीनियर प्रोग्रामिंग, कुछ सेट ऑफ इक्वेशन दी थी और एलपीपी लगाना था कि किस पे एलपीपी लग सकता है, कौन से सेट पे। देन देयर वर लाफर कर्व, लॉरेंज कर्व, ऑफर कर्व, फिलिप्स कर्व, और उनके मीनिंग से उनको मैच करना था, तो मैच द फॉलोइंग है। देन देयर वाज ISLM से रिलेटेड सम क्वेश्चंस। सो ISLM तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि सबको पता ही है कि ISLM तो पूछेंगे कुछ। आई थिंक ISLM से असर्शन रीजनिंग में भी बहुत क्वेश्चन थे, काफ़ी स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है उसके बारे में भी। देन पॉपुलेशन डेंसिटी पे क्वेश्चन था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, सो आई विल नॉट कमेंट। देन क्रोनोलॉजी ऑफ करेंसीज पूछी थी, chronology I think of currencies, I am not sure. I think different countries की currencies दी थी और उनकी करेंसी के बेस पूछ रहे कि आई थिंक डॉलर, और आई एम नॉट श्योर, आई विल नॉट कमेंट अबाउट दीज। एक बार पेपर आ जाए हाथ में, देन वील डिस्कस कि आंसर्स की क्या है और क्या बाकी सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी डेडवेट लॉस है, हेटेरोस्केडास्टिसिटी मैंने अभी बताया कि ये सब पूछते हैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, स्टेशनैरिटी, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, ये सब याद होने ही चाहिए। कॉपडाग्लस का क्वेश्चन है हमारे पास, आई थिंक ये पावर्स थी और हमारे को एम्पेयर या एमपी के निकालना था, रेशियो ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो वो भी आसानी से निकल आएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस भी करते हैं। एक क्वेश्चन था सेक्शंस ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मैंने बताया सेक्शन 123 एंड 125 दिए थे और उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसका कुछ नहीं कर सकते, इनको अगर आ जाए पेपर में तो इनके बारे में हेडेक नहीं ले। सिग्नोराज का क्वेश्चन है, सिग्नोराज का क्वेश्चन काफ़ी बारी रिपीट हुआ है, आई थिंक 2013 में, 2015 में, 2017 में एवरी ऑल्टरनेट ईयर सिग्नोराज पूछते ही पूछते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर देयर वर 2 पैसेजेस, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा, ग्रीन ग्रुड्स पे था एक पब्लिक फाइनेंस पे था, और एक्सटर्नैलिटीज पे था। ग्रीन गुड्स एंड पब्लिक फाइनेंस पे था एक, और एक एक्सटर्नैलिटीज पे था। तो ठीक है, ठीक है, बोला गया है कि काफ़ी सिंपल थे, वेरी इजी टू फाइंड आंसर्स रहते हैं, प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। बाकी ये है कि कुछ लर्नर्स का मेरे को मैसेज आया था एग्ज़ाम के आसपास, स्टैंडर्ड बुक्स पूछ रहे थे। स्टैंडर्ड बुक्स मैं बता देती हूँ। बुक्स यही रहेंगी हमारे पास, HL आहूजा माइक्रो मैक्रो के लिए। इस टाइम पे आपको हॉलबेरियन, निकल्सन स्नाइडर, ये सब आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। टाइम तो पूरी लाइफ टाइम है, पढ़ते रहिए, करते रहिए, अटेम्प्ट्स देते रहिए। बट स्मार्ट लर्निंग करनी है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं तो HL आहूजा, SC गुप्ता एंड गुजराती इनफ है। माइक्रो मैक्रो स्टैट्स इकोट्रिक्स इससे कवर हो जाता है, मेजॉरिटी हो जाएगी।
आईटी जो है, ड्यू की रीडिंग्स उठा लीजिए अपनी इंटरनेट ब्राउजिंग। बाकी फिनेंशियल इकोनॉमिक्स जितना भी है स्टैटिक, उसको आप लोग प्रसन्न चंद्रा से पढ़ सकते हैं, वाई खान से पढ़ सकते हैं, बट उतना उसमें डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिलेक्टिव रीडिंग की जरूरत है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके लिए वीके पुरी सर हैं, उनकी बुक पढ़ सकते हैं। बट या वीके पुरी सर की बुक इफ आई रिमेम्बर अभी काफी 2-3 साल से अपडेट नहीं हुई है, तो करंट के आपको जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर में, उसका आप इस ईयर का देख लीजिए कि इस ईयर में क्या, जैसे अगर आपसे पूछा है 2019 में शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है, सर्विसेज ही पूछते हैं क्योंकि 52 से 53 के बीच, 53 से 55 के बीच में रह रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। बट इंडस्ट्रीज वगैरह का है, तो अब 2020 में कितना शेयर है वो याद कर लीजिए। अभी इंडिया का ओवरऑल प्रोडक्शन कितना है। आई थिंक एक जनरल सा भी क्वेश्चन था कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट ट्रेड रिलेशन किसके साथ है, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था या पार्टनर्स बताने थे, उस टाइप का क्वेश्चन था। उसमें दिया था सऊदी अरेबिया, चाइना, हांगकांग, आई थिंक 3-4 दिए थे ऊपर, एंड नीचे से एक आधा चूज करना था कि फाइनल मेंबर कौन सा है। तो हांगकांग एंड सिंगापुर वगैरह दिया था, तो वो आपको बताना था। एक बात और है पेपर के बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। पेपर में क्या हो रहा था ना, असर्शन रीजनिंग से एक बात ये हो गई थी कि ए बी है, बी सी है, सी डी है, तो ए बी सी डी है, इस टाइप के भी क्वेश्चन थे कि आपको 3-4 ऑप्शन दिए थे और वो 3-4 ऑप्शन डायरेक्टली नहीं दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि ए बी, बी सी, सी डी, ए बी सी। तो उस टाइप वाले जो ऑप्शन थे उनकी मेंटली प्रिपरेशन रखनी है कि यार इस टाइप से भी क्वेश्चन घुमा सकता है, तो अब इस टाइप से कैसे क्वेश्चन देखें। तो या थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, बट कोई बात नहीं, हम कवर करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी माइक्रो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पहले कवर कर दूंगी। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या चाहिए नेक्स्ट। मेरे ख्याल से मैक्रो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक बारी सिलेबस से उठा लेते हैं, सिलेबस से पता कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली टॉपिक्स पढ़ने हैं, ताकि आप अपनी सेल्फ रीडिंग कर सकें। और यहाँ पे यूट्यूब पे तो वीडियोस आएंगी, बाकी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स हम स्टार्ट करें, सारे पीवैक यूज करेंगे। और लॉजी या मैच द फॉलोइंग एक सीरीज हम स्टार्ट कर देंगे मंडे से। जैसे ही क्रोनोलॉजी खत्म होगी मैथ द फॉलोइंग उठा लेंगे, मैथ द फॉलोइंग खत्म होगी क्रोनोलॉजी उठा लेंगे। तो आप दोनों के लिए सेपरेट बुक रखिए, क्रोनोलॉजी के लिए भी, मैथ द फॉलोइंग के लिए भी, मैथमेटिकल्स के, इकोनॉमिक्स के, न्यूमेरिकल्स के लिए भी। बस मुझे इतना ही कहना है। लेट्स बैक द जेआरएफ, काफी टाइम है अब हमारे पास, अब हमारे को न्यू पैटर्न भी पता चल गया है, तो अब ये नहीं होना चाहिए कि अब भी हम लोग एफर्ट्स ना दें, एफर्ट्स हमने देने हैं। बाकी आरसी की प्रैक्टिस है, सोशल रीजनिंग, क्रोनोलॉजी वगैरह मैं आपको हेल्प करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बारी लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।